कभी इस बात पर ध्यान दिया गया है कि हम जो भाषा हर दिन हर पल बोलते हैं वो असल में एक बेहद एडवांस्ड मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर की तरह है। हाँ बिल्कुल। मतलब एक ऐसा कोड जो हमारे दिमाग में चौबीसों घंटे चलता रहता है, लेकिन हम कभी उसके बैकएंड या उसकी कोडिंग पर ध्यान नहीं देते। एग्जैक्टली हम सिर्फ उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं शब्दों और वाक्यों के रूप में। पर अगर उस भाषा के कोड को डिकोड किया जाए ना, उसे एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा जाए, तो पता चलता है कि वो कोई रैंडम सिस्टम नहीं है। हाँ, वो ध्वनियों का यानी आवाजों का एक बहुत ही वैज्ञानिक और सटीक ढांचा है। एकदम सही। और आज के हमारे इस डीप डाइव का मिशन बिल्कुल यही है। राइट। आज हम हिंदी वर्णमाला के उस बैकएंड कोड को, उसके मूल कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करेंगे। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल और नोट्स है उनका इस्तेमाल करके हम एक ऐसा एनालिसिस तैयार करेंगे जिसे किसी भी एग्जाम के लिए एक टॉपर का कॉन्सेप्ट मैप कहा जा सके। ये अप्रोच सबसे सही रहेगी, क्योंकि इस चर्चा में कोई इधर उधर की बात नहीं होगी। हमारा फोकस सीधे फैक्ट्स, उनके पीछे के लॉजिक और भाषा के उस गणित पर रहेगा। जो अक्सर किताबों में तो होता है लेकिन उसका कारण नहीं बताया जाता। तो चलिए इस सिस्टम को डिकोड करना शुरू करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब किसी विषय को गहराई से समझना हो या उसका सॉलिड रिवीजन करना हो ना, तो दिमाग को सिर्फ रटने के लिए थ्योरी नहीं चाहिए होती। हाँ, उसे एक स्ट्रक्चर चाहिए। एग्जैक्टली। दिमाग को एक विजुअल और लॉजिकल स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। आज हम हिंदी वर्णमाला के पूरे गणित को, जो कि मुख्य रूप से 52 इकाइयों का एक फिक्स सिस्टम है, उसी लॉजिकल स्ट्रक्चर में सेट करेंगे। अगर हमें ये समझ आ जाए कि कोई ध्वनि मुंह के किस हिस्से से और क्यों निकल रही है, तो फैक्ट्स को रिकॉल करना एकदम आसान हो जाता है। सही कहा। तो फिर शुरुआत बिल्कुल फाउंडेशन से करते हैं। तो सोर्स मटेरियल में सबसे पहला पॉइंट यही है कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। हाँ, और जब इन वर्णों को एक खास वैज्ञानिक क्रम में रखा जाता है ना, तो उस व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ व्यवस्थित समूह वाले हिस्से पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। राइट। बिल्कुल। वर्णमाला सिर्फ अक्षरों की कोई भीड़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी ने अपनी मर्जी से कुछ अक्षर पहले रख दिए और कुछ बाद में। तो इसका लॉजिक क्या है? ये इंसानी गले और मुंह की एनाटॉमी यानी शरीर विज्ञान पर आधारित एक परफेक्ट अरेंजमेंट है। अच्छा, और अगर हम इस अरेंजमेंट के गणित की बात करें तो हमारे नोट्स के अनुसार हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। 52। हाँ, इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए इन 52 वर्णों को 2 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है स्वर, जिन्हें हम अंग्रेजी में वावल्स कहते हैं, और दूसरा है व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। राइट। अब अगर हम इसे एक एनालॉजी से समझें तो क्या हम कह सकते हैं कि भाषा अगर एक गाड़ी है तो स्वर और व्यंजन उस गाड़ी के 2 बिल्कुल अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, और दोनों के काम करने का तरीका एक दूसरे से एकदम अलग है। एक हिस्सा वो है जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, जो अपने आप में पूर्ण है, और दूसरा हिस्सा वो है जिसे काम करने के लिए या कह सकते हैं कि एक्टिवेट होने के लिए पहले वाले हिस्से के सपोर्ट की जरूरत होती है। एग्जैक्टली। तो अगर हमने इस 52 के गणित को 2 हिस्सों में बांट ही दिया है, तो सबसे पहले उस हिस्से को एक्सप्लोर करते हैं जो पूरी तरह से स्वतंत्र है, यानी स्वर। तो सोर्स मटेरियल के मुताबिक वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी रुकावट के होता है स्वर कहलाते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल ये उठता है कि स्वतंत्र होने या बिना किसी रुकावट के होने का असल में मतलब क्या है? हाँ, ये फिजिकल लेवल पर कैसे काम करता है? जब ये कहा जाता है कि स्वरों को बोलने के लिए किसी और वर्ण की बैसाखी नहीं चाहिए ना, तो इसका एक पूरा फिजिकल मैकेनिज्म है। जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो फेफड़ों से निकलने वाली हवा सीधे गले और मुंह से होती हुई बाहर आ जाती है। अच्छा, मतलब कहीं टकराती नहीं है? बिल्कुल नहीं। हमारे होंठ, जीभ या दांत उस हवा के रास्ते को कहीं भी ब्लॉक नहीं करते, कहीं कोई रुकावट पैदा नहीं करते। हवा का ये फ्री फ्लो ही स्वरों को स्वतंत्र बनाता है। वाओ, ये एक बहुत ही क्लियर पिक्चर है। हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आ रही है, मतलब वो स्वर है। सही है। अब अगर हम एग्जाम के नजरिए से देखें, हाँ। तो इनकी संख्या और वर्गीकरण याद रखना क्रिटिकल है। सोर्स के मुताबिक हिंदी में कुल 13 स्वर होते हैं। हाँ, 13 स्वर। अगर हम इन्हें देखें तो ये है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग और आह। राइट। और इस 13 की सूची को लॉजिकली याद रखने के लिए भाषा विज्ञान ने इन्हें आगे क्लासिफाई किया है। किस आधार पर? ये वर्गीकरण मुख्य रूप से इस बात पर आधारित है कि किसी स्वर को बोलने में कितना समय लग रहा है, यानी हवा कितनी देर तक बाहर आ रही है।
इस समय को मात्रा कहा जाता है। तो समय या मात्रा के आधार पर सोर्स हमें जो पहला प्रकार बताता है वो है ह्रस्व स्वर। इन्हें हम छोटे स्वर भी कह सकते हैं, राइट? बिल्कुल। इनकी संख्या 4 बताई गई है, अ, ई, उ और री। ओके। ह्रस्व का अर्थ ही होता है छोटा या कम। इन चारों स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है। मतलब ये सबसे बेसिक यूनिट्स है। हाँ, अगर हम भाषा के समय को नापने की कोई इकाई बनाएं तो ह्रस्व स्वर वो बेसिक यूनिट हैं। जैसे पलक झपकने में जितना समय लगता है, बस उतना ही समय इन्हें बोलने में लगता है। और इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए दूसरी कैटेगरी आती है दीर्घ स्वर, यानी बड़े स्वर। इनकी संख्या 7 बताई गई है, आ, ई, उ, ए, ओ, ओ। जैसा कि नाम से ही साफ है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा या लंबा। इन 7 स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में ठीक 2 गुना समय लगता है, यानी 2 मात्राओं का समय। एग्जैक्टली। यहाँ मैं थोड़ा रुककर इस गणित को चैलेंज करना चाहूंगी, क्योंकि एग्जाम में यही चीजें कंफ्यूज करते हैं। हाँ, बताइए। हमने अभी कहा कि सोर्स के अनुसार कुल स्वर 13 हैं, लेकिन अगर हम इस समय वाले क्लासिफिकेशन का गणित जोड़ें तो 4 ह्रस्व स्वर और 7 दीर्घ स्वर मिलाकर टोटल 11 ही होते ना। राइट। जो 2 वर्ण बचे, अंग और आहा, वो उस 13 की मेन लिस्ट में तो मौजूद है, लेकिन इस 11 की गिनती से बाहर दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही पैनी नजर है, और यही वो जगह है जहां कॉन्सेप्ट मैप का असली फायदा मिलता है। जो बाकी बचे 2 वर्ड है ना, अंग और आहा, वे 13 स्वरों की सूची का हिस्सा जरूर हैं, क्योंकि उन्हें स्वरों के साथ ही लिखा जाता है। बिल्कुल, लेकिन वो विशुद्ध रूप से स्वर नहीं है, और ना ही वो पूरी तरह से व्यंजन है। उन्हें अयोगवाह या विशेष चिन्हों की कैटेगरी में रखा जाता है। अच्छा। उनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, जिस पर हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जब हम मात्रा या समय के आधार पर कोर स्वरों को गिनते हैं तो वे 11 ही होते हैं। समझ आ गया। यानी बेसिक लिस्ट 13 की है, लेकिन जब टाइमिंग के आधार पर छांटते हैं तो 4 ह्रस्व और 7 दीर्घ मिलते हैं। एकदम सही। अब सोर्स मटेरियल एक तीसरी कैटेगरी का भी जिक्र करता है, प्लुत स्वर। इसके बारे में कहा गया है कि इसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है। इसका क्लासिक उदाहरण है ओ थ्रीम। किसी को दूर से पुकार रहे हों या मंत्रों का उच्चारण कर रहे हों तो वो प्लुत स्वर बन जाता है। मतलब इसमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। हाँ, ओम के बीच में जो 3 का निशान होता है वो दरअसल एक कोड है। वो बताता है कि इस ध्वनि को आम ह्रस्व ध्वनि के मुकाबले 3 गुना लंबा खींचना है। तो ये तो हुआ स्वरों का पूरा विज्ञान, हवा का फ्री फ्लो और उसमें लगने वाले समय के आधार पर उनका वर्गीकरण। राइट। अब अगर स्वर स्वतंत्र हवा हैं, तो व्यंजनों का लॉजिक क्या है? यहीं से हम वर्णमाला के दूसरे और ज्यादा बड़े हिस्से पर शिफ्ट होते हैं, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। व्यंजनों की परिभाषा स्वरों की परिभाषा के बिल्कुल उलट काम करती है। सोर्स मटेरियल बहुत साफ शब्दों में कहता है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। यानी ये इंडिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं, यहाँ हवा फ्री फ्लो नहीं कर रही है। और यहीं पर हमारे सोर्स का सबसे बड़ा एग्जाम फैक्ट सामने आता है। ये नियम कहता है कि व्यंजन बिना स्वर के बोले ही नहीं जा सकते। हर व्यंजन में अ स्वर छिपा होता है। हाँ। उदाहरण के लिए जब हम क बोलते हैं तो उसका फॉर्मूला है क यानी हलंत के साथ आधा क प्लस अ स्वर। इस नियम के पीछे की साइंस को समझना बहुत मजेदार है। अगर हम कर से उस छिपे हुए अ को निकाल देना तो जो क बचता है उसे साफ-साफ बोलना इंसान के लिए फिजिकली नामुमकिन है। वेट नामुमकिन है। हाँ, क्योंकि व्यंजन का मतलब ही है हवा के रास्ते को ब्लॉक करना। जब हम क बोलते हैं तो गले में हवा रुक जाती है। अब उस रुकी हुई हवा को बाहर धकेलने के लिए, आवाज को बाहर लाने के लिए किसी ना किसी स्वर की जरूरत पड़ती है। बिना स्वर के वो सिर्फ एक रुकी हुई सांस बनकर रह जाएगा। एग्जैक्टली। अगर हम अपनी उस पुरानी एनोलॉजी पर वापस जाएं तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि व्यंजन एक भारी भरकम गाड़ी के इंजन की तरह है, लेकिन वो इंजन तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक उसमें स्वर नाम का ईंधन न डाला जाए। ये एकदम परफेक्ट उदाहरण है। बिना अरूपी ईंधन के क सिर्फ क्ल रह जाता है, एक ऐसी गाड़ी जो अपनी जगह से हिल नहीं सकती। व्यंजन वो हार्डवेयर हैं जो मुंह के अलग अलग हिस्सों में ब्लॉक बनाता है, लेकिन उस ब्लॉकेज को खोलकर आवाज को बाहर फेंकने की जो पावर है वो हमेशा स्वर ही देता है। अब आते हैं इसके गणित पर। सोर्स के मुताबिक हिंदी में कुल 39 व्यंजन होते हैं।
अब जब 39 व्यंजन है तो जाहिर है इन्हें याद रखने के लिए एक बहुत ही सॉलिड कॉन्सेप्ट मैप की जरूरत होगी। बिल्कुल। इन्हें किस आधार पर बांटा गया है? व्यंजनों के वर्गीकरण का आधार बहुत ही साइंटिफिक है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे मुंह के अंदर हवा को कहाँ और कैसे ब्लॉक किया जा रहा है। अच्छा, तो उसी आधार पर इन 39 व्यंजनों को मुख्य रूप से अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। राइट। तो चलिए इस गणित के सबसे बड़े हिस्से को देखते हैं। ये है स्पर्श व्यंजन। सोर्स बताता है कि इनकी संख्या 25 है। हाँ। और इसे याद रखने के लिए अक्सर 5x5 का एक ग्रिड बनाया जाता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। आमतौर पर लोग इस ग्रिड को रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हम इसका लॉजिक डिकोड कर सकते हैं? इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है? इस 5x5 के ग्रिड को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर हम इसके पीछे की शरीर रचना को समझ लें। स्पर्श का मतलब होता है छूना। राइट। जब हम इन 25 वर्णों को बोलते हैं तो फेफड़ों से आ रही हवा को बाहर निकलने से पहले हमारी जीभ या होंठ मुंह के किसी न किसी हिस्से को पूरी तरह से स्पर्श करके हवा को रोकते हैं। क्या हम इस हवा के सफर को ट्रैक कर सकते हैं ताकि 25 का ग्रिड बिना रटे याद हो जाए? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम गले से शुरू करके होठों तक बाहर आए ना, तो ये ग्रिड अपने आप बन जाता है। ओके, तो पहला वर्ग। पहली लाइन है क वर्ग। क, ख, ग, घ, ड़। इन्हें बोलते समय हवा को बिल्कुल पीछे गले यानी कंठ पर रोका जाता है। अब बोलकर देखें, आवाज गले से आ रही है। हाँ, क, ख ये गले से ही आ रहे हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ें तो मुंह की छत का पिछला हिस्सा आता है, जिसे तालु कहते हैं। यहाँ बनती है दूसरी लाइन च वर्ग। च, छ, ज, झ, य। जीभ तालु को छू रही है। च, छ, राइट। फिर मुंह की छत के और आगे कठोर हिस्से को मूर्धा कहते हैं। यहाँ जीभ मुड़कर टकराती है। यह है तीसरी लाइन ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, न। ओके। और बाहर आए तो दांत मिलते हैं। जब जीभ दांतों को छूती है तो चौथी लाइन बनती है त वर्ग। त, थ, द, ध, न। और सबसे आखिर में होंठ। एग्जैक्टली। हवा को रोकने का काम होंठ करते हैं। जब दोनों होंठ आपस में मिलते हैं तो पांचवी लाइन बनती है प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। वाओ! तो कंठ से लेकर होंठों तक ये 5x5 का ग्रिड हमारे मुंह का एक नक्शा है। ये बातें ही हैरान करने वाला है। मतलब ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, बल्कि हमारे वोकल ट्रैक्ट का एक एक्सरे है जो गले से शुरू होकर होंठों तक आता है। बिल्कुल। 25 स्पर्श व्यंजन इस तरह काम करते हैं। इसके बाद वर्गीकरण की दूसरी कैटेगरी आती है अंतःस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 बताई गई है, य, र, ल, व। इनका क्या लॉजिक है? अंतस्थ का मतलब होता है बीच में स्थित होना। ये वर्ण एक तरह से स्वर और व्यंजन के बीच का पुल है। पुल है मतलब हवा ब्लॉक नहीं होती क्या? इन्हें बोलते समय हवा मुंह के अंदर रुकती जरूर है, लेकिन स्पर्श व्यंजनों की तरह पूरी तरह से ब्लॉक नहीं होती। जीभ मुंह के हिस्सों के बहुत करीब तो जाती है, लेकिन पूरा स्पर्श नहीं करती है। अच्छा, तो हवा साइड से निकल जाती है। राइट, इसीलिए हवा निकल जाती है। ये पूरी तरह से न तो स्वर है और न ही पूरी तरह व्यंजन। और फिर तीसरी कैटेगरी है ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 है, श, श, स, ह। मुझे लगता है ऊष्म शब्द का संबंध हीट या गर्मी से होना चाहिए। एकदम सही। जब हम श, श, स या ह बोलते हैं तो हवा के निकलने का रास्ता इतना संकरा हो जाता है कि हवा मुंह के अंदर रगड़ खाकर फ्रिक्शन के साथ बाहर निकलती है। तो इस रगड़ से गर्मी पैदा होती है? हाँ, इस रगड़ से एक तरह की ऊष्मा या गर्माहट पैदा होती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो अगर हम इस ग्रिड को समराइज करें, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। राइट। अब यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिकल गैप नजर आ रहा है। वो क्या? अगर हम 25, 4 और 4 को जोड़ें तो टोटल होता है 33। राइट। लेकिन थोड़ी देर पहले ही हमने सोर्स के हवाले से ये फैक्ट एस्टैब्लिश किया था कि व्यंजनों की कुल संख्या 39 है। हाँ। तो बाकी के 6 व्यंजन कहाँ गायब हो गए? ये मैथ मैच क्यों नहीं कर रहा है? ये क्या अक्सर कई लोगों को कंफ्यूज करता है। सोर्स मटेरियल जब मुख्य वर्गीकरण की बात करता है ना, तो वो इन 33 को मतलब 25 + 4 + 4 को कोर व्यंजन मानता है। ओके। लेकिन 39 का आंकड़ा पूरा करने के लिए हमें उन 6 व्यंजनों को भी शामिल करना होगा जो इस कोर लिस्ट के बाहर है। तो वे 6 व्यंजन कौन से हैं? इनमें से 4 को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्रब। संयुक्त का मतलब है जुड़ा हुआ। बिल्कुल।
ये कोई नए व्यंजन नहीं है, बल्कि दो कोर व्यंजनों को मिलाकर बनाए गए। जैसे आधा क और श मिलकर क्ष बनता है, आधा त और र मिलकर त्र बनता है। ये 4 हो गए। ओके, तो 33 कोर प्लस 4 संयुक्त टोटल हुए 37। अभी भी 2 की कमी है। और वो बचे हुए 2 हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ये हैं ढ और ढ बिंदी वाले। इनका क्या मतलब होता है? उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। जब हम इन्हें बोलते हैं तो जीभ पहले ऊपर जाकर मूर्धा को छूती है और फिर झटके से नीचे गिरती है, जैसे हवा को बाहर फेंका जा रहा हो। र, हाँ, झटका लगता है। तो अब अगर हम गणित मिलाएं, 33 कोर व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन प्लस 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, कुल मिलाकर हो गए 39 व्यंजन। अब ये मैथ पूरी तरह से सॉल्व हो गया। 39 व्यंजन और 13 स्वर मिलाकर बन गए हिंदी वर्णमाला के 52 वर्ण। ये एक बहुत ही सॉलिड और फूल प्रूफ कॉन्सेप्ट मैप बन गया है। बिल्कुल। अब स्वरों और व्यंजनों के इस विशाल ढांचे को समझ लेने के बाद हमारे सोर्स मटेरियल में एक आखिरी सेक्शन बचता है। ये हिस्सा है विशेष चिन्हों का। हाँ। हमने शुरुआत में स्वरों की बात करते हुए अंग और आहा को होल्ड पर रखा था। ये वही चिन्ह है जो हमारी भाषा को और ज्यादा स्पष्टता और बारीकी देते हैं। राइट। ये चिन्ह बहुत अहम भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये ध्वनि की दिशा को हल्का सा बदल देते हैं और इनका इस्तेमाल हमेशा किसी न किसी स्वर के बाद ही होता है। सॉस में 3 मुख्य विशेष चिन्हों का जिक्र है। पहला है अंग, जिसे अनुस्वार कहा जाता है। दूसरा है आहा, जिसे विसर्ग कहा जाता है। और तीसरा है चंद्र बिंदु। इनका मैकेनिज्म कैसे काम करता है? बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। जब हम अनुस्वार यानी अंग बोलते हैं, जैसे रंग या हंस में, तो हवा सिर्फ नाक से बाहर निकलती है। सिर्फ नाक से। और चंद्रबिंदु में? जब हम चंद्र बिंदु का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चांद या आंख में, तो हवा एक ही समय पर नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। ओके। और तीसरा है विसर्ग यानी आह, जैसे प्रातः या अतः में। हाँ, इसका उच्चारण गले से होता है और इसमें एक हल्की सी ह की ध्वनि आती है। चूंकि ये हमेशा स्वरों के पीछे पीछे चलते हैं, इसीलिए इन्हें 13 स्वरों की सूची में रखा तो जाता है जी, लेकिन इनका व्यवहार स्वतंत्र स्वरों जैसा नहीं होता। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस। हमने सोर्स मटेरियल के हर एक फैक्ट को उसके पीछे के शरीर विज्ञान और गणित को डिकोड कर लिया है। बिल्कुल एकदम जड़ तक। अब इस पूरे डेटा को दिमाग में लॉक करने के लिए एक बहुत ही तेज 30 सेकंड का रिकॉल करते हैं। हाँ, फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। पॉइंट 1, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। पॉइंट 2, वर्णों का कुल गणित है 52। पॉइंट 3, इन्हें 2 मेन हिस्सों में बांटा गया है। 13 स्वर जो स्वतंत्र हवा की तरह हैं और 39 व्यंजन जो हवा को ब्लॉक करते हैं और स्वरों पर निर्भर है। पॉइंट 4, व्यंजनों का सबसे बड़ा नियम कि बिना स्वर के व्यंजन बोले नहीं जा सकते। हर व्यंजन में अरूपी इंजन छिपा होता है, जैसे क बराबर आधा क प्लस अ। पॉइंट 5, 39, व्यंजनों का ब्रेकडाउन। 25 स्पर्श गले से होठ तक, 4 अंतःस्थ पार्शल ब्लॉक, 4 ऊष्म रगड़ और गर्मी, 4 संयुक्त जुड़े हुए और 2 उत्क्षिप्त झटके वाले। और अंत में पॉइंट 6, विशेष चिन्ह, अनुस्वार नाक से, चंद्रबिंदु नाक और मुंह से, और विसर्ग हल्की ह की आवाज। ये रिकॉल का एक ऐसा सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसमें कोई लूप होल नहीं है। एकदम। इस तरह से लॉजिक के साथ मैप करने पर ये फैक्ट्स लंबे समय तक मेमोरी में फीड रहते हैं और किसी भी एग्जाम में कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं बचती। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव को, इस विस्तृत विश्लेषण को हम यहीं एक विचार के साथ खत्म करेंगे। कैसा विचार? एक ऐसा सवाल जो सीधे तौर पर आज के उस सबसे महत्वपूर्ण नियम से निकलता है जहां हमने देखा कि हर व्यंजन के अंदर और छिपा है और व्यंजन बिना स्वर रूपी ईंधन के स्टार्ट ही नहीं हो सकते। राइट। अगर ये नियम इतना ही सख्त है तो क्या ऐसा संभव है कि हमारी भाषा में कोई भी एक ऐसा शब्द बोला जा सके जिसमें एक भी स्वर मौजूद ना हो? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, नियम हमें साफ साफ बताता है कि भाषा का शरीर चाहे व्यंजनों के हार्डवेयर से बना हो, लेकिन उस शरीर में गूंजने वाली आवाज की असली जान, उसका इंजन हमेशा स्वर ही होते हैं। बिना स्वरों की भाषा सिर्फ एक खामोश ब्लॉकेज बनकर रह जाएगी। बिल्कुल। इस बात पर जरूर विचार किया जा सकता है। इसे छुलाए, जरा
प या ब बोलने की कोशिश की जाए। अगर एक सेकंड के लिए रुककर कोई भी इसे आजमाए तो ये तुरंत स्पष्ट हो जाएगा कि ये काम पूरी तरह से मतलब एकदम असंभव है। हाँ, होठों को मिलाए बिना तो प की ध्वनि निकल ही नहीं सकती, है ना? बिल्कुल। और यही आज की इस गहन चर्चा का सबसे बड़ा विज्ञान है। सामान्य तौर पर जब व्याकरण की कोई किताब खुलती है तो वर्णमाला के पन्ने बस कुछ आकृतियों या प्रतीकों की तरह लगते हैं। क, ख, ग, घ। ऐसा लगता है जैसे बस कुछ अक्षर हैं जिन्हें मतलब बस रट लेना है। सही कहा। बचपन से हम इन अक्षरों को केवल स्याही और कागज तक ही सीमित मानते आए हैं। हाँ, लेकिन असल में व्याकरण की वो किताब मानव शरीर रचना यानी हमारी अपनी जो एनाटॉमी है उसका एक बहुत ही सटीक ब्लूप्रिंट है। मैं इस विस्तृत अध्ययन की शुरुआत इसी विचार के साथ करना चाहता था। ये एक बहुत ही व्यवहारिक शुरुआत है, क्योंकि इस रटने की प्रक्रिया में हम उस पूरे विज्ञान को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे गले से लेकर होठों तक हर एक सेकंड घटित हो रहा है। ये कोई अमूर्त या किताबी चीज नहीं है, ये पूरी तरह से भौतिक विज्ञान और शरीर रचना का खेल है। बिल्कुल, हवा का दबाव, मांसपेशियों का खिंचाव, हाँ, और ध्वनि तरंगों का निर्माण, ये सब इसमें शामिल है। और यही आज के इस डीप डाइव का मुख्य विषय है। आज का फोकस हिंदी व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहद स्कोरिंग होता है, लेकिन दुर्भाग्य से इसे अक्सर गलत तरीके से रटा जाता है। विषय है उच्चारण स्थान। जो नोट्स और तथ्य आज हम डिकोड कर रहे हैं वे सीधे तौर पर परीक्षा में पूछे जाने वाले वर्गीकरण पर आधारित है। एकदम सही। और आज का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के दिमाग में वर्णों के उच्चारण का एक ऐसा तार्किक कॉन्सेप्ट मैप बनाना जिससे परीक्षा हॉल के दबाव में कोई भी एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न गलत ना हो। इस मिशन की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि परीक्षा कक्ष में समय का बहुत दबाव होता है। जब तक ये कॉन्सेप्ट मैप दिमाग में एक दृश्य या विजुअल की तरह सेट नहीं होगा तब तक विद्यार्थी विकल्पों के बीच उलझते ही रहेंगे। सही बात है। इसे व्याकरण के एक साधारण पाठ की तरह नहीं बल्कि मुख रचना और ध्वनि विज्ञान के एक तार्किक विश्लेषण की तरह देखा जाना चाहिए। तो चलिए इसी बात पर इस कॉन्सेप्ट मैप का निर्माण शुरू करते हैं। सबसे पहले बुनियादी परिभाषा पर आते हैं। जो तथ्य हमारे सामने हैं उनके अनुसार उच्चारण स्थान की परिभाषा बहुत सरल है। वर्णों के बोलने के समय मुंह के जिस स्थान से ध्वनि निकलती है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सीधी परिभाषा है। तो अब इस पूरी प्रक्रिया को विजुअलाइज करने के लिए क्या हम मुख की तुलना किसी वाद्य यंत्र से कर सकते हैं? जैसे अगर हम मुख को एक गिटार या मान लीजिए एक बांसुरी मान लें जिसमें हवा फूंकी जा रही है और अलग-अलग छेदों को बंद करने या खोलने पर अलग-अलग स्वर निकल रहे हैं। अब बांसुरी की तुलना कुछ हद तक सही दिशा में है, लेकिन इसमें एक बुनियादी तकनीकी अंतर है। अच्छा, वो क्या? देखिए, बांसुरी में ध्वनि को आकार देने के लिए छेद बाहर की तरफ होते हैं जिन्हें उंगलियों से नियंत्रित किया जाता है, लेकिन हमारा मुख एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसके नियंत्रक अंग अंदर मौजूद है। हाँ। जब फेफड़ों से हवा ऊपर की ओर धकेली जाती है तो वह सबसे पहले हमारे गले में स्थित वाक तंतुओं यानी वोकल कॉर्ड से टकराती है। वहां से यह हवा मुख के अंदरूनी हिस्सों जैसे तालू, मूर्धा, दांत या होठ इनकी तरफ बढ़ती है। मतलब जीभ अंदर से इन स्थानों को छूती है ना? बिल्कुल, जीभ इन अलग-अलग स्थानों को छूकर हवा का रास्ता रोकती है या उसे संकरा कर देती है। इसी रुकावट या घर्षण के सटीक बिंदु को ही उच्चारण स्थान कहा गया है। यह हवा और मांसपेशियों के भौतिक टकराव का परिणाम है। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। मतलब ध्वनि कोई जादू नहीं है, ये फेफड़ों से आ रही हवा का मुंह के किसी विशिष्ट हिस्से से टकराने का सीधा परिणाम है। एकदम सही। तो अब इस यंत्र को अंदर से बाहर की तरफ मैप करना शुरू करते हैं। नोट्स में 5 मुख्य उच्चारण स्थानों का जिक्र है: कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक शंका पैदा होती है। बताइए। परीक्षा में जब अचानक से ये पूछा जाता है कि छ का उच्चारण स्थान क्या है या ध का क्या है, तो इतने सारे वर्णों को परीक्षा के दबाव में एक साथ कैसे याद रखा जा सकता है? मतलब क्या इस पूरी सूची को याद करने का कोई तार्किक क्रम है? यहीं पर तो रटने और समझने का अंतर साफ हो जाता है। जो विद्यार्थी इसे एक रैंडम सूची मानकर रटते हैं वे अक्सर भूल जाते हैं,
लेकिन जो स्रोत हम देख रहे हैं उसमें एक बहुत ही खूबसूरत और तार्किक पैटर्न छिपा है। और वो पैटर्न क्या है? ये वास्तव में गले से शुरू होकर बाहर होठों तक आने वाली हवा का एक सीधा भौगोलिक नक्शा है। इस नक्शे को डिकोड करने के लिए एक ट्रिक या क्रम है। क, च, ट, त, प। क, च, ट, त, प। अच्छा, क, च, ट, त, प। व्याकरण की भाषा में कंठ्य कहते हैं। तो ये मुख के भौगोलिक नक्शे का सबसे अंदरूनी हिस्सा हुआ। कंठ्य, जिसका सीधा अर्थ है गले से पैदा होने वाली ध्वनि। जब क, ख, ग, घ, ङ का उच्चारण किया जाता है तो ध्वनि सीधे गले के एकदम निचले हिस्से से गूंजती हुई महसूस होती है। बिल्कुल महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे जीभ का बिल्कुल पिछला हिस्सा गले के पास जाकर हवा को एक पल के लिए रोक रहा है। एकदम सटीक विश्लेषण है ये। फेफड़ों से हवा ऊपर आते ही सबसे पहले जिस रुकावट का सामना करती है वो गला ही तो है। इसलिए पहला स्टेशन कंठ्य है। और इस श्रेणी में केवल क वर्ग के व्यंजन ही नहीं आते। और क्या आता है इसमें? परीक्षा के दृष्टिकोण से ये ध्यान रखना आवश्यक है कि स्वर अ और आ तथा व्यंजन ह भी इसी कंठ्य श्रेणी का हिस्सा है। अगर ह के उच्चारण पर ध्यान दिया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि इसमें जीभ का कोई विशेष काम नहीं है। हाँ, हवा सीधे गले से घर्षण करती हुई बाहर आती है ना? बिल्कुल, इसलिए यह कंठ्य है। ये एक बहुत ही तार्किक शुरुआती बिंदु है। हवा सबसे पहले गले में पहुंची, इसलिए क वर्ग, अ, आ और ह कंठ्य हो गए। अब गले से निकलने के बाद हवा स्वाभाविक रूप से थोड़ा आगे और ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो इस शारीरिक नक्शे में गले के ठीक बाद अगला स्टेशन कौन सा आता है? गले से ठीक ऊपर और थोड़ा आगे बढ़ने पर मुंह की छत का पिछला हिस्सा आता है। यह हिस्सा थोड़ा मुलायम होता है और इसे तालु कहा जाता है। तालु, अच्छा। हाँ, यहाँ से पैदा होने वाली ध्वनियों को तालव्य नाम दिया गया है। हमारी क, च, ट, त, प वाली ट्रिक के अनुसार क वर्ग के बाद अब बारी है च वर्ग की। तो च वर्ग का उच्चारण इस तालु से होता है। इसे महसूस करना भी बहुत आसान है। च, छ, ज, झ, ञ। जब इनका उच्चारण किया जाता है तो जीभ का बीच का हिस्सा एकदम सपाट होकर मुंह के छत के इस पिछले हिस्से यानी तालु से जा टकराता है। च, छ। बिना इस टकराव के च वर्ग की ध्वनि निकल ही नहीं सकती। कर देखना है कि जीभ कहाँ छू रही है। एकदम प्रैक्टिकल है ये तो। और हाँ, च वर्ग के अलावा तालव्य श्रेणी में कुछ और भी महत्वपूर्ण वर्ण शामिल हैं। स्वर ई और ई तथा व्यंजन य और श, मतलब शलगम वाला श। अच्छा, शलगम वाला श। हाँ, यहाँ श पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि हिंदी में 3 प्रकार के स या श होते हैं। यह तालव्य श बोलते समय हवा तालु के पास से घर्षण करती हुई निकलती है। तो हमारी ये हवा की यात्रा गले यानी कंठे से शुरू हुई, फिर थोड़ा आगे बढ़कर मुंह की छत के पिछले हिस्से यानी तालव्य तक आ गई। क वर्ग के बाद च वर्ग निपट गया। अब इस नक्शे में और आगे बढ़ते हैं। जी। तालु से थोड़ा और आगे जाने पर मुंह की छत का एक ऐसा हिस्सा आता है जो काफी कठोर है और दांतों के ठीक पीछे स्थित है। उसी कठोर हिस्से को मूर्धा कहा जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उच्चारण स्थान है क्योंकि इसके लिए जीभ को थोड़ी कलाबाजी खानी पड़ती है। कलाबाजी मतलब जब जीभ की नोक थोड़ा पीछे की ओर मुड़कर मुंह की छत के इस कठोर अगले हिस्से को तेजी से छूती है तो जो ध्वनियां पैदा होती हैं वो मूर्धन्य कहलाती हैं। हमारी क्रमबद्ध ट्रिक में च वर्ग के बाद अब ट वर्ग का नंबर है, तो ट वर्ग मूर्धा से बोला जाएगा। ट, ठ, ड, ढ, न। ये वास्तव में एक भौतिक झटका है। ट बोलते समय जीभ एकदम पीछे की तरफ मुड़कर कठोर छत पर प्रहार करती है। यह तालव्य वाले च के सपाट टकराव से बिल्कुल अलग तरह का घर्षण है। हाँ, और इस अंतर को महसूस करना ही इस पूरे विषय की कुंजी है। जब तक कोई स्वयं इन अक्षरों को बोलकर जीभ की स्थिति का अंतर महसूस नहीं करता, तब तक मूर्धन्य और तालव्य में भ्रम बना रह सकता है। बिल्कुल। और इस मूर्धन्य श्रेणी में ट वर्ग के साथ एक और व्यंजन आता है और वो है श, षटकोण वाला श। जब श बोला जाता है तो जीभ उसी कठोर मूर्धा की ओर मुड़कर हवा का रास्ता संकरा कर देती है, जिससे एक विशिष्ट घर्षण पैदा होता है। तो यहाँ तक की पूरी एनाटॉमी एकदम स्पष्ट हो चुकी है। सबसे पहले कंठ, फिर तालु जो छत का पिछला मुलायम हिस्सा है, और फिर मूर्धा यानी छत का अगला कठोर हिस्सा। क्रम भी एकदम सेट है।
क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग। बिल्कुल सेट है। अब हवा मूर्धा से भी आगे बढ़ेगी। जब हवा कठोर तालु से आगे बढ़ती है तो मुंह के अंदर स्वाभाविक रूप से जो अगली चीज आती है वो है हमारे दांत। सही कहा। और यहीं पर इस नक्शे का चौथा उच्चारण स्थान आता है दंत्य। दंत यानी दांतों से। हाँ, यानी दांतों की मदद से पैदा होने वाली ध्वनियां। जब जीभ की नोक ऊपर के दांतों के पिछले हिस्से को जाकर छूती है तब हवा रुकती है। ट्रिक का अगला चरण देखें तो ट वर्ग के बाद आता है त वर्ग, इसलिए त वर्ग को दांतों से बोला जाएगा। त, थ, द, ध, न ये बहुत स्पष्ट है। जब तक जीभ दांतों के पिछले हिस्से को नहीं धकेलेगी त की आवाज नहीं आ सकती। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के आगे के दांत टूट जाएं तो उसके लिए त या थ का स्पष्ट उच्चारण करना लगभग असंभव हो जाएगा, है ना? बिल्कुल, क्योंकि जीभ के टकराने के लिए वो दीवार ही नहीं बचेगी। यह एक बहुत ही सटीक व्यवहारिक उदाहरण है। दंते ध्वनियों का पूरा वजूद ही दांतों की उस दीवार पर निर्भर करता है। क्या इसमें भी कुछ और वर्ण जुड़ते हैं? हाँ, परीक्षा के लिहाज से यह भी याद रखना होगा कि त वर्ग के साथ साथ व्यंजन ल और स यानी सड़क वाला स भी इसी दंते श्रेणी में आते हैं। जब स बोला जाता है तो जीभ दांतों के बहुत करीब आ जाती है और हवा एक संकरे रास्ते से सीटी जैसी आवाज के साथ बाहर निकलती है। चलिए, अब हम इस शारीरिक यात्रा के बिल्कुल अंतिम छोर पर पहुंच चुके हैं। फेफड़ों से निकली हवा ने गले से अपनी यात्रा शुरू की थी, फिर वो तालू, मूर्धा और दांतों से होते हुए अब मुंह के बिल्कुल बाहर निकलने वाली है। जी। और इस पूरे सिस्टम का जो सबसे बाहरी निकास द्वार है वे हैं हमारे होंठ। और इसी अंतिम स्टेशन को ओष्ठ्य कहा जाता है, यानी होठों से। हमारी क च ट त प वाली ट्रिक का भी ये अंतिम हिस्सा है। त वर्ग के बाद प वर्ग, तो प वर्ग का उच्चारण होठों से होता है। प, फ, ब, भ, म। हाँ, इन सभी वर्णों को बोलते समय दोनों होंठ आपस में पूरी तरह मिलते हैं, पीछे से आ रही हवा को एक पल के लिए रोकते हैं और फिर अचानक से खुल जाते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में ही आजमा कर देखा था, बिना होठों को मिलाए प बोलना मुमकिन ही नहीं है। ये ओष्ठ्य श्रेणी का सबसे बड़ा प्रमाण है। अच्छा, इस प वर्ग के अलावा क्या कुछ और भी है जो इस अंतिम स्टेशन से निकलता है? परीक्षा के लिए निर्धारित जो तथ्य हमारे पास हैं, उनके अनुसार स्वर उ और उ भी ओष्ठ्य हैं। अगर इनका उच्चारण किया जाए तो देखा जा सकता है कि होंठ पूरी तरह से गोल हो जाते हैं। इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजन है व, जिसे इस विशिष्ट वर्गीकरण में ओष्ठ्य की ही श्रेणी में रखा गया है। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। जब हम व का उच्चारण करते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे नीचे का होंठ ऊपर के दांतों को हल्का सा छू रहा है। तो क्या इसे लेकर विद्यार्थियों में कोई भ्रम नहीं होता? ये बहुत ही बारीक और शानदार अवलोकन है। भाषा विज्ञान की गहराई में जाएं तो अक्सर व को दंतोष्ठ्य यानी दांत और होंठ का मिश्रण कहा जाता है। अच्छा, दंतोष्ठ्य। हाँ, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के जिस विशिष्ट फ्रेमवर्क और सिलेबस का हम विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें व को स्पष्ट रूप से ओष्ठ्य की सूची में ही शामिल किया गया है। परीक्षा हॉल में सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि विद्यार्थी उस विशिष्ट सिलेबस के नियमों का पालन करें। ये तो बहुत जरूरी बात है। बिल्कुल। इसलिए इस कॉन्सेप्ट मैप के अनुसार हमें व को ओष्ठ्य ही मानना है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण एग्जाम हैक है। भ्रम में पड़ने के बजाय जो वर्गीकरण सिलेबस में दिया गया है उसी पर अडिग रहना है। एकदम सही। तो अब हमारे पास एक संपूर्ण और तार्किक कॉन्सेप्ट मैप तैयार है। कचटा तप का ये क्रम कोई रैंडम क्रम नहीं है। ये गले से होंठों तक की एक सीधी व्यवस्थित यात्रा है। हाँ, कंठ्य, फिर तालव्य, फिर मूर्धन्य, फिर दंत्य और अंत में ओष्ठ्य। बिल्कुल। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि द किस वर्ग का है तो बस दिमाग में उस यात्रा को दोहराना है। त, थ, द ये त वर्ग में आता है और त वर्ग दांतों से टकराता है, इसलिए ये दंते है। क्या बात है! ये विजुअलाइजेशन किसी भी प्रश्न को महज कुछ सेकंड्स में और 100% सटीकता के साथ हल करने की गारंटी है। ये रटने की प्रक्रिया को पूरी तरह से विस्थापित कर देता है। यहाँ तक तो हमने मुख के सिंगल या एकल स्थानों की बात की, वे ध्वनियां जो मुख्य रूप से किसी एक स्थान पर निर्भर हैं। लेकिन आगे जो जानकारी दी गई है वो एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा करती है, संयुक्त उच्चारण। संयुक्त उच्चारण यानी वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए मुख के 2 अलग-अलग हिस्सों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है। संयुक्त उच्चारण का ये हिस्सा
अक्सर विद्यार्थियों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। इसे समझने के लिए हम रंगों की दुनिया से एक एनालॉजी ले सकते हैं। रंगों की दुनिया से? कैसे? जैसे रंगों में प्राइमरी यानी प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, पीला, नीला। हमने अभी जो 5 उच्चारण स्थान देखे वे इन प्राइमरी रंगों की तरह ही बुनियादी स्थान हैं। लेकिन जब लाल और पीले को मिलाया जाता है तो एक नया सेकेंडरी या द्वितीयक रंग बनता है, नारंगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। बस बिल्कुल इसी तरह जब 2 अलग अलग बुनियादी उच्चारण स्थानों का एक साथ उपयोग किया जाता है तो ये नए स्वर पैदा होते हैं। ये सेकेंडरी कलर्स वाली एनालॉजी तो इस कॉन्सेप्ट को एकदम पारदर्शी बना देती है। हमारे नोट्स में संयुक्त उच्चारण के 2 प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं। पहला है स्वर ए और ए। बताया गया है कि ये कंठ और तालु के मिश्रण से बनते हैं, जिन्हें कंठ तालव्य कहा जा सकता है। जी, कंठ तालव्य। इसका मतलब है कि ए बोलने के लिए गले यानी कंठ और मुंह की छत यानी तालु दोनों की भागीदारी एक साथ अनिवार्य है। ये पूरी तरह से एक यांत्रिक प्रक्रिया है। अगर हम इस ए स्वर को खोलकर देखें तो ये वास्तव में 2 अलग-अलग स्वरों का मिश्रण है, अ और ई। अच्छा, अ और ई। हाँ, जैसा कि हमने पहले देखा, अ एक कंठ्य स्वर है, गले से निकलता है, और ई एक तालव्य स्वर है जो तालु से निकलता है। इसलिए जब अ और ई तेजी से एक साथ मिलते हैं तो एक ही ध्वनि बनती है। अरे वाह, ये तो पूरा गणित है। बिल्कुल। इसी कारण से ए या ए का उच्चारण करते समय आवाज का बेस गले से आता है, लेकिन उसे आकार देने के लिए जीभ का तालु की ओर उठना भी उतना ही जरूरी है। दोनों अंगों का ये परफेक्ट तालमेल ही कंठ तालव्य कहलाता है। इस यांत्रिक विश्लेषण के बाद रटने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। इसी तरह दूसरा उदाहरण जो नोट्स में मौजूद है वो है ओ और औ। इन्हें कंठ और ओष्ठ मतलब होंठ का मिश्रण बताया गया है, यानी कंठोष्ठ्य। इस पर भी वही समान भौतिक नियम लागू होता है। ओ स्वर वास्तव में अ जो कंठ्य है और उ जो ओष्ठ्य है उसके विलय से बनता है। इसे कोई भी खुद बोलकर महसूस कर सकता है। अ और उ मिलकर ओ। हाँ। जब ओ बोला जाता है तो आवाज की उत्पत्ति गले से होती है, लेकिन अगर होठों को गोल न किया जाए तो वो ध्वनि सिर्फ अ बनकर रह जाएगी। ओ का आकार लेने के लिए होठों का गोल होना अनिवार्य शर्त है। इसलिए ओ और औ के लिए कंठ और ओष्ठ दोनों का एक साथ काम करना आवश्यक है। बहुत खूब। परीक्षा में परीक्षक जानबूझकर ऐसे प्रश्न पूछते हैं ताकि ये जांचा जा सके कि विद्यार्थी ने विषय की गहराई को समझा है या सिर्फ सतह को छुआ है। पूरी थ्योरी, एनाटॉमी और इसके पीछे के तार्किक विज्ञान को हमने बहुत गहराई से समझ लिया है। तो अब इस विस्तृत अध्ययन के उस अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं जिसे परीक्षा कक्ष या एग्जाम रूम फैक्ट्स कहा जा सकता है। बिल्कुल। हर विषय में कुछ ऐसे सीधे बुलेट पॉइंट्स होते हैं जो बिना किसी बदलाव के सीधे परीक्षा के प्रश्न पत्रों में छपे हुए दिखते हैं। हाँ, किसी भी सफल विद्यार्थी के कॉन्सेप्ट मैप का अंतिम हिस्सा हमेशा त्वरित तथ्यों यानी क्विक फैक्ट्स के एक्सप्लेनेशन पर ही आधारित होता है। यहाँ जो सबसे पहला सीधा तथ्य दिया गया है वो है स्वरों की कुल संख्या। उत्तर स्पष्ट रूप से लिखा है 13। और दूसरा तथ्य है व्यंजनों की कुल संख्या, जिसका उत्तर दिया गया है 39। जी, 13 और 39। लेकिन यहाँ एक बहुत ही वाजिब शंका उभरती है। जो विद्यार्थी अलग अलग लेखकों की व्याकरण की किताबें पढ़ते हैं वे अक्सर इन संख्याओं को लेकर भारी भ्रम में रहते हैं। ये तो है। कुछ किताबों में स्वरों की संख्या 11 बताई जाती है तो कहीं कुल वर्ण 52 बताए जाते हैं। तो क्या परीक्षा हॉल में इस भ्रम से बचने के लिए हमें आज के इस विश्लेषण में दिए गए नंबरों यानी स्वर 13, व्यंजन 39, इसी को अंतिम सत्य मानकर टिक करना है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर साल हजारों विद्यार्थियों को परेशान करता है। देखिए, भाषा विज्ञान और व्याकरण के विद्वानों में वर्गीकरण के कई अलग अलग तरीके प्रचलित हैं। कुछ विद्वान उच्चारण के आधार पर गिनते हैं, कुछ लेखन के आधार पर। हाँ, यही तो सारा कंफ्यूजन है। लेकिन जब बात प्रतियोगी परीक्षाओं की आती है तो हमें उस विशिष्ट सिलेबस और बोर्ड के दिशा निर्देशों का पालन करना होता है जो परीक्षा आयोजित कर रहा है। जिन स्रोत सामग्रियों का हम आज विश्लेषण कर रहे हैं वे पूरी तरह से परीक्षा उन्मुख हैं। मतलब हमें इन्हीं नंबरों पर भरोसा करना है। बिल्कुल।
इसलिए जब भी सीधे तौर पर यह प्रश्न आए तो बिना किसी हिचकिचाहट के स्वर की संख्या 13 और व्यंजन की संख्या 39 ही याद रखनी है। परीक्षा हॉल में इन विशिष्ट आंकड़ों पर ही दांव लगाना सबसे सुरक्षित और तार्किक है। ये स्पष्टता बहुत राहत देने वाली है तैयारी करने वालों के लिए। परीक्षा के लिए हमें 13 स्वर और 39 व्यंजन का आंकड़ा ही लॉक करना है। इसी के साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हाईलाइट किया गया है जो परीक्षा में बार बार लौट कर आता है। कौन सा प्रश्न? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? और इसका उत्तर दिया गया है य, र, ल, व। ये बुलेट पॉइंट सीधे तौर पर उच्च आवृत्ति वाले MCQ का हिस्सा है। मतलब ये बहुत बार पूछा जाता है। अंतःस्थ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बीच में स्थित होना। बीच में स्थित होना मतलब? व्याकरण की दृष्टि से ये ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण ना तो पूरी तरह से स्वरों की तरह होता है और ना ही पूरी तरह से पारंपरिक व्यंजनों की तरह। ये इन दोनों के बीच की एक अवस्था से बोले जाते हैं। परीक्षा में अक्सर 4 विकल्प देके सीधे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। तो ये य, र, ल, व वाला सेट तो रटना ही पड़ेगा। हाँ, इस समूह य, र, ल, व को एक अटल सत्य की तरह याद रखना होगा। और ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि हमने पहले इस बात का विश्लेषण किया है कि य तालव्य है, ल दंत्य है और व ओष्ठ्य है। लेकिन जब बात उनके इस विशेष वर्गीकरण की आती है तो वे एक साथ अंतस्थ कहलाते हैं। सटीक। यह वर्गीकरण का एक अलग आयाम है जिसे परीक्षा के लिए विशेष रूप से याद रखा जाना चाहिए। तो चलिए इस पूरी गहन चर्चा का महज 15 सेकंड का एक त्वरित रिकैप करते हैं ताकि यह संपूर्ण कॉन्सेप्ट मैप हमेशा के लिए दिमाग में लॉक हो जाए। बिल्कुल, रिकैप बहुत जरूरी है। हमने देखा कि उच्चारण स्थान कोई रटने वाली सूची नहीं, बल्कि गले से शुरू होकर होंठों तक आने वाली हवा का एक शारीरिक नक्शा है। सबसे अंदर गले से कंठ्य, जिसमें क वर्ग, अ, आ, ह आते हैं। फिर मुंह की छत के पिछले हिस्से से तालव्य, जिसमें च वर्ग, ई, य, श आते हैं। फिर कठोर तालु यानी मूर्धा से मूर्धन्य, जिसमें ट वर्ग और श है। फिर दांतों से दंत्य यानी त वर्ग, ल, स। और अंत में सबसे बाहर होंठों से ओष्ठ्य, जिसमें प वर्ग, उ और व शामिल हैं। और संयुक्त स्थानों में हमने देखा आए जो कंठ और तालु से हैं, और ओ औ जो कंठ और ओष्ठ से हैं, और अंत में परीक्षा के सीधे तथ्य 13 स्वर, 39 व्यंजन और य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। ये सारांश एकदम बुलेट प्रूफ है। जिन विद्यार्थियों ने इस शारीरिक फ्रेमवर्क को अपने दिमाग में बैठा लिया है, उनके लिए ये पूरा विषय अब तनाव का कारण नहीं, बल्कि ठोस अंक बटोरने का एक बहुत मजबूत जरिया बन चुका है। बिल्कुल। इस विस्तृत अध्ययन को समाप्त करने से पहले एक नया और विचारों तेजक बिंदु है जिस पर ध्यान दिया जा सकता है। आज हमने बहुत विस्तार से ये समझा कि कैसे अलग अलग ध्वनियां मुख के अलग अलग हिस्सों और वहां मौजूद मांसपेशियों के विशिष्ट उपयोग से पैदा होती हैं। हाँ, ये एक अत्यंत जटिल और विशुद्ध रूप से शारीरिक व्यायाम की तरह है जो हमारा मुख लगातार करता रहता है। तो जरा सोचा जाए, क्या यही कारण है कि जब बचपन से किसी एक विशेष मातृभाषा को बोला जाता है तो मुख की कुछ खास मांसपेशियां ज्यादा मजबूत और उन विशिष्ट उच्चारण स्थानों की अभ्यस्त हो जाती हैं? और शायद यही वो विज्ञान है जो ये समझाता है कि क्यों बड़ी उम्र में कोई नई विदेशी भाषा सीखते समय सही उच्चारण करना इतना मुश्किल होता है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है, क्योंकि उस नई भाषा की ध्वनियां मुख के ऐसे हिस्सों से टकराने की मांग करती हैं जिनका हमारी मांसपेशियों ने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया होता। ये कोई दिमागी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारे मुख के लिए एक नया एथलेटिक चैलेंज होता है। इस मसल मेमोरी और भाषा की बनावट के विज्ञान के बारे में जरूर सोचा जाना चाहिए। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ये वास्तव में भाषा विज्ञान और शरीर विज्ञान का एक बहुत ही गहरा संगम है। भाषा केवल हमारे विचारों में ही नहीं, बल्कि हमारी मांसपेशियों की याददाश्त में भी गहराई तक बसती है। बिल्कुल। तो अगली बार जब भी व्याकरण की किताब के पन्ने खुलें और सामने क, ख, ग, घ लिखे हों, तो ये याद रखना है कि वे महज स्याही से बने प्रतीक नहीं हैं। वे वास्तव में हमारे अपने शरीर के भीतर मौजूद हवा और मांसपेशियों के टकराव का एक जीता जागता नक्शा है।